मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वो शादी के बाद तुरंत ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो मेरी सास भी मुझे हर वक्त ताने देती और कहती तुझे जल्द ही डिवोर्स दिलवाऊंगी मैं बहुत डर गई थी, मगर मुझे उस वक्त हैरानी होती थी जब मेरी देवरानी मेरे पैरों में गिरकर कहती थी, देख लेना, जिस दिन इस बच्चे को जन्म दूंगी उसी दिन मुझे घर वाले धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैं बड़ी हैरान होती थी कि वो ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बांझ हो। मैं बहुत खुश हुई और हैरान भी, और मैं बच्चे को लेकर फौरन भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्चे का कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बच्चा नहीं बल्कि पति का बड़ा। जिंदगी फूलों से सजी नहीं होती, हर इंसान को इम्तहान देना होता है, मगर ना जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तहान क्यों आए थे। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल पर राज करूंगी। ये खुशी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, हर देखने वाला सहारता था। मगर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बदलाव आया था, जिसमें कोई खुशी नहीं थी। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत ज़्यादा चलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति के नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता था कि मेरे ना होने पर मेरी ननद कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में गई तो उसने मेरा सामान सारा उलट पुलट किया हुआ था। मैं तो हक्का बक्का खड़ी की खड़ी ही रह गई। मैं बोली, नताशा, ये सब क्या है? उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं आई। वो जलकर बोली, भाभी, मैं वो क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसको लगाकर आपका रंग इतना सफेद हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान ही रह गई थी। मैं बोली, नताशा, वो तो तुम मुझसे भी पूछ सकती थी। क्यों मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या जरूरत थी? क्या बचपना है? मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग ही ऐसा है। नताशा मुझे घूरकर कमरे से बाहर निकल गई। जब मेरा पति सौरभ कमरे में आया तो मैंने उनसे उसकी बहन की शिकायत की। वो कहने लगा, ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी जिद्दी है, उसके दिल में जो आता है वो करती है। सौरभ कहने लगे, जिया, एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूलकर भी मेरी बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे पति की बात ने मेरे पैर बांध दिए थे। खैर, अगले दिन मेरी ननद ने मेरे सारे काले सूट ले लिए थे और कहने लगी, भाभी, आप इस घर में ये रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, इसकी वजह क्या है? नताशा कहने लगी, क्योंकि आप काले रंग में बहुत सुंदर लगती हैं। आपके सामने मेरा रंग काली स्याही लगता है। तो मैं उस लड़की की बात सुनकर परेशान हो जाती थी। ना जाने वो मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी, क्योंकि उसकी शिकायत फिर से मैंने अपने पति से कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा नताशा कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में सवाल पैदा होता था कि मुझे ये कोई बताए कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपकी नताशा से, मगर ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यूं ही मेरी शादी को 2 महीने बीत गए। इन दो महीनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वो मुझे अपनी नौकरानी समझता था, मुझे अपने कामों का हुक्म देता था जो मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती थी, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं, जरूरत के चलते वो काम भी आते हैं, मगर फिर भी वो सारी जिंदगी अजनबी रहते हैं। और 2 महीने के बाद मेरी जिंदगी में एक और परेशानी सर पर आ गई, वो कि ये मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू, कोई खुशखबरी है? मैं उनकी बात पर बोली, नहीं मम्मी जी, अभी तो इतना ही है, इतनी जल्दी खुशखबरी की जरूरत भी क्या है? मेरी सास नीता हंसकर बोली, लो, तुमने भी खूब कहा। तुम्हें पता है, मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी और एक तुम हो कि 2 महीने बीतने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह ही लटकी हो। मेरी सास की
बात ने मेरा दिल दुखा दिया था। यह क्या सही बात थी? उन्हें भगवान से भी डर नहीं लगता था। मैंने सर झटक दिया। अब मेरी सास और ननद दोनों उठते बैठते ताना देती थी। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। 1 साल हो गया, मगर मैं भी अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी। सच तो यह था कि मेरे पति ने मुझसे कभी बच्चे के लिए बात ही नहीं की थी। ऐसा लगता था उन्हें मेरे जिस्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बच्चा दे सकी तो ठीक है, और अगर ना दे सकी तो इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल रखा हुआ था। वो कहने लगी कि मुझे तुम्हें कुछ दिन बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैंने दिन रात रोते हुए अपने पति से सास की शिकायत की। उन्होंने ये कहा मुझसे कि वो तलाक दिलवा देंगी। सौरभ कहने लगे, मम्मी के कहने पर मैंने तुमसे शादी की थी। अगर वो कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। खैर, मेरी सास आजकल बहुत बिजी रहने लगी थी। वो मेरे देवर के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालात में भी वो मुझे उठते बैठते तानों की बरसात करती थी। अक्सर कहती थी, ऐसा ना हो कि ये अपने गौरव की पत्नी की तरह 5 लड़की ढूंढ लूं। मैं ये बात सुनकर सोचती थी, क्या मैं सच में बांझ हूँ? बच्चे देर भगवान की तरफ से हैं। मैंने सोचा कि अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने पति सौरभ से कहा कि आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलें। मेरा पति मुझे देखकर बोला, जिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता। फिर मैंने ये सुना कि जो औरत बांझ होती है वो अपना जितना मर्जी इलाज करवा ले, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने लगी हूँ। ये बात मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। उन दिनों मेरी सास गौरव के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा, क्या पता मेरी देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाएं, इसलिए मैंने इस शादी की तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे। फिर मैं एक दिन में रिया मेरी अपनी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर ये मेरी गलत फहमी साबित हुई, क्योंकि रिया बहुत ही पढ़ी लिखी, वो तो अपने काम से ही काम रखती थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी, मगर वो खास कोई जवाब नहीं देती थी। असल में रिया अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। मेरी ननद नताशा रिया के साथ बहुत अच्छी रहती थी। उसने रिया को किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगाई थी कि आप ये रंग नहीं पहनेंगी या वो। रिया की शादी को अभी 4 ही हफ्ते हुए थे कि उसका जी मचलाने लगा। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रिया प्रेग्नेंट हो। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी जाएगी। एक दिन रिया चकराकर गिर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया था। पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया था। उठते बैठते मुझे बांझ का ताना दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी ननद भी मुझे ताना देने से पीछे नहीं थी। मैं तो हैरान होती थी कि ये कैसी लड़की है जिसे इस बात का भी डर नहीं लगता था मेरे बोल मेरे आगे ना आ जाए। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरा दिल अंदर से बहुत रो रहा था। तभी मेरी देवरानी कमरे में आई, और पहली बार आई। इससे पहले तो कभी नहीं आई थी मेरे कमरे में। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मैं बोली, क्या बात है रिया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो रोते हुए बोली, आपको मैं दीदी कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात पर सर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे दीदी कह सकती हो। रिया कहने लगी, दीदी मैं देख रही हूँ, जब से मैं पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से आपकी ज़िंदगी तंग करके रख दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? बच्चे तो भगवान के हाथ में है। भगवान जिसे देना चाहे दे और जिसे ना देना चाहे ना दे। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तुम दिल में बिल्कुल भी ख्याल मत लाना कि तुम मेरी मुजरिम हो। उसने इधर उधर देखा और फिर सीधे
बोली, दीदी आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दे दूंगी यही लोग मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, बुरी बात है, भगवान ना करे और कभी तुम ऐसा दिन आए, भगवान सबका अच्छा करेगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे में सौरभ आ गए। वो बहुत बेचैन लग रहे थे, कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतना परेशान में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, पर उन्हें कोई शब्द ना मिल रहा हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है सौरभ, आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। वो बोले, हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये गौरव की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस वैसे ही मुझसे बात कर रही थी। सौरभ जल्दी से मेरे पास बैठ गए और बोले, अच्छा, क्या बात कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें किसी में भी इस तरह दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा। मैं बोली, बस कुछ नहीं। वो फिर से बोले, मुझे एक एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बात हुई? मुझे अब सौरभ पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझसे तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वो अपने प्रेग्नेंट के बारे में बात कर रही थी। सौरभ का चेहरा पीला पड़ गया था। वो बोले, कैसी बातें? मतलब प्रेग्नेंट की बातें कर रही थी। वो सवाल पे सवाल करते जा रहे थे। मैं बढ़ चढ़ कर बोली, हम औरतों की बात है, आप इससे दूर रहें। मैं जल्दी ही उठकर बाहर आ गई थी। मेरे लिए सौरभ का ये व्यवहार बहुत ही अजीब था। मुझे तो रिया की बातें भी अजीब लग रही थी। दोनों ही अपनी अपनी बातों के पीछे कुछ राज से मुझे आगाह कर रहे थे। उधर मेरी सास तो रिया की तारीफ किया जा रही थी, जबकि गौरव भी बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लेकर आता था। ये सब देखकर मेरे दिल में चाहत रहती थी। अक्सर ये ख्याल भी आता था कि भगवान किस चीज़ की कमी थी। अगर वो मेरी देवरानी को बच्चा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? इन्हीं बातों को सोच रही थी जबकि सौरभ नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वो बोले, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं खुद से। इस बार आपको नहीं कहूँगी कि आप साथ में चले। मेरी यह बात सुनकर हंसकर बोले, जिया, तुम अब तक नहीं समझ पाई। रिया के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद तुम्हें अपने पांचपन पर यकीन हो जाना चाहिए था। तुम ना जाने कब तक किस गलतफहमी की शिकार होती रहोगी। ये सब बातें सुनकर मैं तंग हो चुकी थी। पहले तो रोना भी आता था, मगर अब तो रोना भी नहीं आता। सौरभ नाश्ता करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद रिया किचन में आ गई। बोली, दीदी, मुझे भूख लग रही है। मैं बोली, तुम बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। जब से पता चला था कि रिया प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास उसे काम नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बनाकर दिया करती थी। वो नाश्ता करने और बोली, दीदी, आपके घर वाले कहाँ हैं? वो आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते? रिया की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भीग गई। मैं बोली, रिया, मैं जब छोटी सी थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। भाई बहन तो मेरा कोई नहीं था। अब मेरी शादी हुई और कुछ दिन बाद ही पता चला कि अब मेरी मम्मी भी चल बसी। मेरा मायका नहीं है। मुझे पता है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए भी इसीलिए पसंद किया था क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। रिया की बातें सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी। मैं बोली, रिया, भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी ये सब झेलना पड़ता जिसने मैं गुजरी हूँ। रिया की आंखों में बड़ी उदासी छा गई। वो बोली, क्या हुआ भाभी? अगर अभी मुझे वो दुख नहीं सहना पड़ा जिससे आप गुजर रही हैं, मैं जब बच्चों को जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ ही लोग क्या सलूक करते हैं।
मैं बोली, रिया मुझे बताओ ऐसी कौन सी बात है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। मुझे लगता है कि बच्चे को देने के बाद तुम तो इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वो हंसकर बोली, आपको कोई बुरा सपना आया है। इतना कहकर वो चली गई। रात हुई, वो फिर से मेरे कमरे में आई और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं पता कि वो ये सब क्यों करती थी, मगर यूं वक्त बीतता गया और उसका पेट फूलने लगा। उसकी डिलीवरी के दिन जो पास आते जा रहे थे वो उतना ही परेशान होने लग गई थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत खराब हो रही थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी तकलीफ से भरी आहों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी सच की बात से गुजर रही थी। मेरी सास तड़प उठी, दरवाजा बजाने लगी कि बहू दरवाजा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें। पर रिया बोली, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी, कहने लगी, ये कैसा बचपना है और जिद है। ऐसा नहीं हो कि हम अपने वारिस को खो दें। फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। तब भी रिया ने मना कर दिया। वो बोली, आप बस जिया दीदी को मेरे पास भेज दो। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरह रिया की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती अंदर भेज दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। रिया कंबल में बच्चे को लिए बैठी रो रही थी और मुझसे कहने लगी, दीदी तुम इस बच्चे को लेकर भाग जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम पागल हो गई हो। फिर वो मुझसे विनती करने लगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, ये बताओ मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। रिया ने मुझे एक पता लिख कर दिया और वो मेरे को पीछे से के रास्ते से बाहर निकाल गई। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हुआ और उसके बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ी। आखिरकार वो पता ही आ गया जहां मुझे पहुंचना था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। वो मुझसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, आप तो रिया की जेठानी है ना। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। वो बोले, आइए आइए। वो मुझ पे अपने साथ अपने घर ले गए। वहाँ रिया की मम्मी और बहन भाई सब वहीं थे। उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी गोद में क्या है। तो मैं बोली, रिया का बच्चा है, उसने आज ही से जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर मम्मी पापा भाई बहन बहुत खुश हुए। उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया। यह देखकर हम सब दंग रह गए कि यह बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा। हम सब हैरान हो गए। सब लोग अजीब निगाहों से देखने लगे। रिया की मम्मी बोली, तुमने हमसे झूठ बोला। मैं रोने लगी। मैं बोली, नहीं आंटी, आपको मैं झूठ नहीं बोला, बल्कि मजाक तो मेरे साथ हुआ है। आंटी जी, रिया कहने लगी थी, आप तो बांझ है। फिर आप ऐसा करें कि बच्चा लेकर इस घर से भाग जाए, मगर देखिए यहाँ तो बच्चा ही नहीं है। तब रिया की बहन आगे बढ़ी और बोली, रिया आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई राज की बात है इस कंबल में छुपी है। इस कंबल में बच्चा नहीं तो क्या हुआ, आपके पति के नाम की रिपोर्ट तो है ना। ये मायूस हो गई थी। मैं बोली, मुझे सौरभ की रिपोर्ट का क्या करना है। तब रिया की बहन ने वो फाइल मुझसे ले ली थी। वो अब उस फाइल को पढ़ रही थी। वो एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, ये देखो दीदी, मैंने कहा था ना कि रिया आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। असल मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। ये देखिए, इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि आपके पति सौरभ कभी बाप नहीं बन सकते। दीदी, आप बांझ नहीं, आपका पति है। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अगर उन्हें ये सब पता था तो वो मुझ पर जुल्म क्यों ढालते थे। सौरभ की रिपोर्ट नीचे ही गौरव की रिपोर्ट भी थी। उसमें भी यही लिखा था कि गौरव भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए और रिया की बहन बोली, दीदी, रिया ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ का ड्रामा किया होगा कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो घर में
सब उससे नफरत करने लगते। रिया ने ड्रामा किया तो उसकी सास को लगा कि शायद कोई चमत्कार हो गया, मेरे बेटे की खामी दूर हो गई, जबकि वो तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज पता करना चाहती थी। असल राज तो यही था कि दोनों भाई बच्चे पैदा करने लायक ही नहीं थे। अब तो मुझे समझ में आया कि रिया क्यों कहती थी कि इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल देना है। रिया के मम्मी पापा बोले हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली अंकल जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो राजी भी हो गए थे। हम सब जब ससुराल पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए थे कि मेरी सास और ननद बहुत बुरी तरह से रिया को पीट रही थी। यह कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरी बेटी पर ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। सौरभ भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैं आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर थूक कर बोली मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान कभी नहीं देखा। तुम मुझे भरोसे में लेकर अपनी कमी बता सकते थे, तब मैं भी तुम्हारा साथ देती, हम बच्चा गोद ले लेते। कई दिक्कत थी मगर तुम लोगों ने मेरा तो जीना ही हराम कर दिया था। तुम लोगों ने मुझे बांझ बना दिया था। फौरन मुझे तलाक दो। सौरभ ने तो तलाक दे दिया था मगर गौरव बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। मैं उसे इस धोखेबाज का मजा चखाऊंगा जिसमें उसने मुझे 9 महीने से रखा हुआ था। इतने में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने पर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद रिया के मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए। वो कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। रिया ने अपने पति पर तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसे भी अब तलाक मिल गया था और यूं हम दोनों लड़कियों की जिंदगियां रिया की समझदारी की वजह से बच गई थी। आज हम बहुत खुश थे। अंकल ने हमारी शादी करा दी और हम अब दोनों दो बच्चे भी हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।